फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो गए, खुश हो गए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में हम दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलग से वीडियो मैंने बनाया था, आपने देखा होगा आई एम श्योर। एक नहीं दो वीडियो बनाए थे, राइट। और दूसरा हमने डिस्कस किया था अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज इनफैक्ट अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला जो रिलेशन हमने फाइंड किया था वो बहुत यूज होने वाला है आज के डिस्कशन में। तो सवाल है कि आज का डिस्कशन क्या है। हालांकि कोई सीक्रेट नहीं है, आपने पहले ही टाइटल में देख लिया होगा क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब, ये बात आज होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्लैब क्या होता है। अब आप कहेंगे साहब हमें पता है स्लैब क्या होता है, हमने तो देखा है ग्लास स्लैब। बिल्कुल देखा होगा ग्लास स्लैब, आपको पता भी होगा ये स्लैब है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट जरूरी है। मैं कई बार मैंने देखा है, लेंस देखा है, बच्चों से पूछता हूँ लेंस देखा है, हाँ सर देखा है। प्रिज्म देखा है, हाँ सर देखा है। क्या होता है? अगर किसी को बताओगे कि लेंस ऐसा होता है, क्या बताओगे? या किसी को बताओगे प्रिज्म ऐसा होता है, क्या बताओगे? तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए ना कि दिस इज व्हाट वी कॉल लेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्रिज्म एंड सिमिलरली दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्लैब। तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इफ अ मीडियम इज, और सुन लीजिए मैं स्लैब की डेफिनेशन बता रहा हूं, ये ग्लास स्लैब की नहीं, स्लैब इन जनरल। इफ अ मीडियम इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स बाय टू प्लेन पैरेलल सरफेसेस, इसको कहते हैं स्लैब। अब इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप ग्लास स्लैब को इमेजिन करिए। जब आपने देखा था तो क्या वो ग्लास स्लैब इस डेफिनेशन में फिट बैठता है? हाँ जी बिल्कुल फिट बैठता है। या ये डेफिनेशन ग्लास स्लैब के लिए फिट बैठती है? हाँ जी बिल्कुल बैठती है, क्योंकि ग्लास यानी मीडियम और सराउंडेड बाय टू प्लेन पैरेलल सरफेसेस, ठीक है। हालांकि स्लैब के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम होना जरूरी नहीं है। एक पत्थर का स्लैब हो सकता है, स्टोन का ओपेक मीडियम हो सकता है, उसको भी स्लैब ही कहेंगे आप। हमारे डिस्कशन में क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात होगी, ये बात तय है। तो हमारे डिस्कशन में जो स्लैब हम डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं कि इफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय टू प्लेन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये हमारे डिस्कशन में जो स्लैब हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी डेफिनेशन है, राइट। तो फटाफट से देख लेते हैं कि स्लैब से जब रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा और क्या क्या हमारे को ध्यान रखना है। कोई नई बात नहीं है। रिफ्रैक्शन में बेसिक्स को हम फॉलो करेंगे। देखो दो तीन बातें हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में। रेयर टू डेंसर जाएगी लाइट, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इतना ही तो है, यही बात यूज होनी है। इनफैक्ट आज के डिस्कशन में तो स्नेल्स लॉ भी कहीं यूज हम नहीं करने वाले हैं। सिंपल रेयर टू डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अपर एंड डेप्थ रियल डेप्थ का फॉर्मूला यूज करके फटाफट से कुछ रिजल्ट स्लैब के फाइंड कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए ये स्लैब है। अच्छा, जो डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से ये एक मीडियम है, ओबियसली ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय टू प्लेन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये स्लैब है। इसकी थिकनेस मान लीजिए T है, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जो सराउंडिंग मीडियम है वो μ1 है। मैं कहीं भी मीडियम को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं ग्लास है बाहर एयर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ग्लास का स्लैब हो, वाटर में रखा हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इन जनरल मैं μ1 μ2 मान के चल रहा हूँ। और क्योंकि रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है, रे डायग्राम मुझे बनाना है, तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि μ2 ज़्यादा है और μ1 कम है, यानी ये डेंसर है और बाहर जो है वो रेयर है। हालांकि सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये रेयर हो और बाहर डेंसर हो, ऐसा भी हो सकता है, वो भी बात करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं फटाफट। और रिफ्रैक्शन की बात करनी है तो बेसिक्स पे ध्यान रखेंगे। रे डायग्राम ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। खाली फॉर्मूले पे डिपेंडेंट आप ना रहें, ये ध्यान रखिए। रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। और रे डायग्राम बनाना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कंसेप्ट यूज होता है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपने। तो लेट्स सी कि क्या क्या इसमें रिफ्रैक्शन हम करके देखते हैं और क्या फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, उसको बात करते हैं। तो देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट है,
तो यहाँ से एक लाइट रे ले लेते हैं, तो ये लाइट गई। अच्छा, मैं यहाँ पे याद दिला दूँ, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है यहाँ पे, वो क्या है, म्यू आर अपॉन म्यू आई इक्वल्स टू अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ठीक है, ये पिछले डिस्कशन में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था जब हमने अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ डिस्कस किया था। शुरू से वीडियो देखेंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, आप ध्यान रखिएगा, बीच बीच से देखने की कोशिश करेंगे, बार बार बता रखा है आपको, आपकी चॉइस है जैसा आप अच्छा समझें। पर अब जैसे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, अब आप कहेंगे साहब ये कहाँ से आया, तो शुरू से देखेंगे तो बातें आपके क्लियर होंगी। ठीक है, एनीवे, तो अब ये फॉर्मूला है और अब हम रे डायग्राम, तो ये देखो ये लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई, अब पहली सरफेस से रिफ्लेक्ट, अब मैंने लिखा हुआ ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकेंड सरफेस है। ये फर्स्ट सरफेस इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा है और लाइट जब यहाँ से चलेगी तो पहले इस सरफेस को हिट करेगी और फिर इसको हिट करेगी, या आप कह लीजिए पहले यहाँ रिफ्लेक्शन होगा फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार रिफ्लेक्शन होने वाला है क्योंकि 2 बार मीडियम बदलेगा लाइट का, एक बार मीडियम बदलेगा यहाँ और एक बार मीडियम बदलेगा यहाँ। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट और वो सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट उधर रखा होता तो ये फर्स्ट हो जाती, ये सेकंड हो जाती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यही फर्स्ट रहेगी वो सेकंड रहेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्जेक्ट इधर है तो यहाँ से लाइट जा रही है, ये पहली सरफेस और दूसरी। एनीवे, तो अब रे डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाता हूँ, तो ये मैंने नॉर्मल बनाया। अब लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर, ऑलरेडी मैं एज्यूम कर चुका हूँ ये डेंसर है, बाहर रेयर है, तो रेयर टू डेंसर में क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट जाती है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल गई। इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा इस लाइट को, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रही है, रिफ्रैक्शन ने लाइट का डायरेक्शन बदल दिया है ना, रिफ्रैक्शन ने लाइट का डायरेक्शन बदल दिया। तो अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होती मान लीजिए, तो ये लाइट सीधा इसी पाथ को फॉलो करके बाहर निकलती, तो यहां से अगर कोई देख रहा होता इस लाइट को, राइट, तो देखने वाले को लगता कि लाइट यहां से आ रही है, यानी पहली सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनाई। ये पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन का रिजल्ट है। पहली सरफेस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, देखते हैं कि पहली सरफेस ने ये इमेज कहां बनाई। सो लेट अस यूज द फॉर्मूला। सो हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट सरफेस। अब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को भी मैं याद दिला दूं, म्यू आर का मतलब रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम, म्यू आई का मतलब इंसिडेंट रे वाला मीडियम। तो ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम है μ1 और ये रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम है μ2। ठीक है, तो रखते हैं वैल्यू, तो म्यू आर की जगह आएगा μ2, म्यू आई की जगह आएगा μ1, अपरेंट डेप्थ मुझे चाहिए और रियल डेप्थ, तो पहली सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में x ले लेता हूं, तो यहां पर आ गया x। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो अपरेंट डेप्थ मुझे मिलेगी μ2 अपॉन μ1 इंटू एक्स, ये आया, और ये हो गया हमारा अपरेंट डेप्थ पहली सरफेस के लिए, ये dA है, तो dA आपने फाइंड कर रखा इतना है। अब आते हैं सेकेंड सरफेस पे। सेकेंड सरफेस पे लाइट ये आ रही है, तो जैसे मैंने कहा देखने वाले को लगेगा यहां से आ रही है, तो सेकेंड सरफेस के लिए ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल मीन्स विच इज नॉट रियल, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्शन ने लाइट का डायरेक्शन बदल दिया तो देखने वाले को लगेगा यहां से आ रही है, तो ये वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। ठीक है, अब सेकेंड सरफेस पे क्या होगा, तो यहां फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो अब मैं फिर नॉर्मल बना रहा हूं ये। अब ये लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और जब अवे थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट जाएगी, और इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करते हैं तो लगेगा यहां से आ रही है,
तो सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद देखने वाले को, अगर ये आई की पोजीशन चेंज कर दूं, ठीक है, क्योंकि लाइट आईज में तो जानी ही चाहिए, देखने वाले को लगेगा यहाँ से आ रहा है, तो यानी सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ आएगी, यानी फाइनली जब देखने वाला यहाँ से देखेगा तो उसको लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, यानी ये ऑब्जेक्ट उसको यहाँ लगेगा। ये तो दिखेगा नहीं, देखो ये तो हमने माना था कि सेकेंड सरफेस है ही नहीं, तब ये बन रहा था, नहीं तो ये तो फॉर्म बनेगा ही, ठीक है। लाइट, ये इमेज तो यहाँ बनेगी फाइनली, क्योंकि फाइनली लाइट जब बाहर निकल रही है तो लग रहा है इधर से लाइट जा रही है, तो ये लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, तो ये फाइनल इमेज की पोजीशन यही है, ये तो बनेगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द सेकेंड सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब आप समझ ही गए होंगे। ये फॉर्मूला फिर वही लगाऊंगा। अब सेकेंड सरफेस में क्या बदला देखो, सेकेंड सरफेस में लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, यानी ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम है और ये रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम है, तो म्यू आर और म्यू टू, म्यू आर और म्यू आई बदल गए, तो इस बार म्यू आर की जगह आएगा म्यू वन, म्यू आई की जगह आएगा म्यू टू। फिर से मुझे अपर एंड डेप्थ चाहिए, इस बार मैं इसको डी ए डैश लिख देता हूँ, सेकेंड सरफेस की बात हो रही है। अब सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो, सेकेंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है, ठीक है, लेकिन है यही ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से कितनी है, डी ए, तो सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टी, क्योंकि स्लैब की थिकनेस टी है तो टी और ऐड हो जाएगा इसमें, है ना, इस डिस्टेंस में टी और ऐड हो जाएगा ये, तो सेकेंड सरफेस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा टी प्लस डी ए, ठीक, और डी ए ये डी ए है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टी प्लस डी ए का मतलब म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू एक्स। तो यहां से जब सॉल्व करूंगा तो डी ए डैश क्या मिलेगा मुझे, डी ए डैश मिलेगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं, तो देखो टी इंटू दिस, ठीक है, टी इंटू म्यू वन अपॉन म्यू टू प्लस, और जब इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू वन से म्यू वन कैंसिल, म्यू टू से म्यू टू कैंसिल, एक्स बचा, इतना आ रहा है। अब डायग्राम में डी ए डैश क्या है, डी ए डैश ये है, सेकेंड सरफेस ने जो इमेज बनाई ये है डी ए डैश, है ना, ये देखिए, और ये आ रहा है, ठीक। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से लिया है, तो इमेज जो फाइनल इमेज है उसका डिस्टेंस भी फर्स्ट सरफेस से ले लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज इसलिए कि एक इमेज ये भी बनी थी, हालांकि ये बनेगी नहीं पर मानी तो थी हमने, तो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस क्या होगा, ठीक। तो यहां से यहां तक डी ए डैश है, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये इतना डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो इसमें से टी माइनस कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा डी ए डैश माइनस टी, तो ये है डी ए डैश, ठीक। तो कितना आएगा, टी इंटू म्यू वन अपॉन म्यू टू प्लस एक्स माइनस टी, ये आ रहा है डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, इतनी आ रही है। अब बात करते हैं फाइनल फॉर्मूले की। जब आप यहां से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको यहां दिखेगा, तो सवाल है ये शिफ्ट कितना हुआ, और आप देखें कि जो शिफ्टिंग हुई है वो इधर को हुई है, ये भी ध्यान रखना। इधर को का मतलब, अब ये तो गांव वाली भाषा हो गई कि इधर को हुई है, इधर को का मतलब साइंटिफिकली इसको देखें तो ये जो शिफ्टिंग हुई है ये इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हुई है, जिधर लाइट जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुई है, ऐसे कह लो, या ये कह लो कि टुवर्ड द स्लैब हुई है, स्लैब की तरफ शिफ्ट हो गई, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अगर मैं फाइनली यहां पे निकालूं कि कितना शिफ्टिंग हुई है, तो शिफ्ट कितना आएगा हमारा, तो देखो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कितना है, x, और ये इमेज का डिस्टेंस है, कितना है, इतना,
ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड किया था, फर्स्ट सरफेस से इमेज का डिस्टेंस फाइंड किया था, ये है। तो x में से अगर इसको माइनस कर दूं तो शिफ्ट आ जाएगा, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस जब करोगे तो ये आएगा माइनस टी μ1/μ2, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि निगेटिव से सबको मल्टीप्लाई करोगे आप, x से x गया। तो शिफ्ट का फॉर्मूला t अगर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस μ1/μ2, ये आपका शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला हमारा चलेगा पूरे डिस्कशन में, ध्यान रखना इसको, t इंटू वन माइनस μ1/μ2। अब इसमें भी क्या बातें आपको ध्यान रखनी है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा समरी डिस्कस कर लेते हैं ताकि सिस्टमेटिकली फॉर्मूले या सारी सिचुएशन आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला डिराइव किया, हालांकि ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया था ये मान के कि स्लैब का जो मीडियम है वो डेंसर है और सराउंडिंग मीडियम जो है वो रेयर है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया उसका उल्टा भी हो सकता है, तो वही मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पहला वाला केस जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से एक बार बता दूँ, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से लाइट गई, लाइट आपकी रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आई, राइट। सेकेंड सरफेस को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं तो सेकेंड सरफेस के लिए लाइट लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो सेकेंड सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया था, राइट। अब सेकेंड सरफेस से भी रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन सेकेंड सरफेस में लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, राइट। तो फाइनली देखने वाले को लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट देखने वाले को यहाँ दिखाई देगा, यानी शिफ्टिंग जो हुई इधर को हुई। इधर को का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट शिफ्टिंग हो रही है या टुवर्ड द स्लैब हो रही है। और ये केस है जब μ2 μ1 से ज़्यादा है, और इसमें जो शिफ्ट है उसको मैं प्लस मान के चल रहा हूँ, पॉजिटिव शिफ्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। वैसे भी हम प्लस लेते हैं, साइन कन्वेंशन अगर आपको याद हो, तो ये पॉजिटिव है और ये है, ठीक है। अब इसका दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर ये स्लैब है, कि से दिस इज द स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, सराउंडिंग मीडियम का फिर μ1, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस चेंज ये हो गया कि इस बार स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, सराउंडिंग मीडियम का ज़्यादा है, यानी ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर हो गया। बाहर डेंसर मीडियम है और स्लैब वाला जो है वो रेयर है, बस ये चेंज हो गया। तो अगर मैं फिर से रे डायग्राम बनाऊँ तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है मान लीजिए, तो अब लाइट गई, ठीक है, ठीक है, पहली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। अब लाइट क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है, लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, तो ये जाएगी, थोड़ा सा इस रे को मैं और इधर ले लेता हूँ, रे डायग्राम थोड़ा सही बनेगा। ये है, तो अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया, ठीक है। तो लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। अब जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो इसको अगर पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो पहली सरफेस ने जो इमेज बनाई वो इधर बनी। अब आप कंपेयर करो, देखो पहले वाले डायग्राम में फर्स्ट सरफेस की इमेज ये आ रही थी, इस डायग्राम में पहली सरफेस की इमेज ये आ रही है, आई उल्टा हो रहा है सारा। अब सेकेंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन देखें तो यहाँ पे फिर नॉर्मल बनाएंगे। अब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, ये रेयर है वो डेंसर है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल गई। तो देखने वाला जब फाइनली यहाँ से देखेगा, ठीक है, तो उसको लगेगा कि लाइट यहाँ से कहीं से आ रही है। रे डायग्राम बहुत जरूरी है, ये देखो थोड़ा सा ये लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो इमेज इधर बनेगी, तो शिफ्ट भी अपोजिट हो गया। और ये जो शिफ्ट अपोजिट हुआ है, फिर इसको माइनस में लिखोगे, नेगेटिव, यानी इस केस में ये शिफ्ट का फॉर्मूला आपका जब लिखोगे तो होगा तो इतना ही, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। और नेगेटिव शिफ्ट का मतलब यहाँ पर है कि अब अवे फ्रॉम द स्लैब कह लीजिए या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट कह लीजिए। इस रे डायग्राम में लाइट इधर जा रही है, इस डायग्राम में भी लाइट इधर जा रही है, तो जिधर लाइट जा रही है उधर ही शिफ्ट हुआ,
यहाँ पे जिधर लाइट जा रही है उसके अपोजिट शिफ्ट हुआ, इसलिए माइनस। क्लियर? सराउंडिंग मीडियम कुछ भी हो, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो, सराउंडिंग मीडियम का या स्लैब का जनरल फॉर्मूला है प्लस माइनस का डिफरेंस है। अब इसमें भी एक स्पेशल केस और डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में आपने देखा है कि सराउंडिंग मीडियम एयर ही होता है। सराउंडिंग मीडियम मतलब एक मीडियम को इसमें से हम एयर ले लेते हैं, सराउंडिंग मीडियम भी नहीं कह रहा मैं, एक मीडियम एयर ले लेते हैं, या तो स्लैब का या सराउंडिंग। तो उसको भी बात कर लेते हैं कि अगर देखो केस 1, ये स्पेशल केसेस हैं, ध्यान रखिएगा। केस 1, पहला केस क्या है कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और सराउंडिंग मीडियम जो है, सराउंडिंग मीडियम जो है वो एयर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बताइए आपको 1। तो ये कौन सा केस बना? ये वाला केस बना कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और सराउंडिंग मीडियम का कम, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 सबसे कम होता है, तो स्लैब का ज्यादा ही होगा इससे। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा शिफ्ट का, कितना होगा T इंटू 1 माइनस सराउंडिंग मीडियम आपका 1 और स्लैब का कितना म्यू, ये फॉर्मूला होगा। जबकि ये वाला दूसरा केस अगर मैं डिस्कस करूं, केस 2, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। केस 2 में क्या है कि स्लैब का जो मीडियम है वो एयर है, यानी ये 1 हो गया, और सराउंडिंग मीडियम हमारा जो है वो डेंसर है, तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फिर से म्यू ले लेते हैं। तो इस बार देखो कौन सा केस बन गया, ये वाला, कि सराउंडिंग मीडियम डेंसर है और स्लैब जो है वो रेयरर है, और रेयरर में भी एयर है। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला शिफ्ट का क्या होगा, माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो म्यू1 की जगह म्यू आएगा -1 इंटू टी, ये हो जाएगा। आई थिंक नाउ द सिचुएशन इज क्लियर। ये ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल्स में, ये जनरल है, ये जनरल है, इसमें प्लस माइनस साइन लग जाएगा अकॉर्डिंगली। और ये स्पेशल केस है कि अगर दोनों में से एक मीडियम एयर है, या तो स्लैब का मीडियम एयर है या सराउंडिंग मीडियम एयर है, तो उस हिसाब से ये लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब्स। अगर बहुत सारे स्लैब्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हुए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 स्लैब है, 3, 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं। 2 लेके चल रहे हैं क्योंकि रे डायग्राम बनाना है, तो 2 से ज़्यादा में रे डायग्राम में फिर दिक्कत आने लगेगी, इसलिए 2 ले लेते। बट जो रिजल्ट आएगा इज एप्लीकेबल फॉर एज मेनी एज पॉसिबल, जितने भी स्लैब हो कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। तो देखते हैं। तो देखो पहला स्लैब है, इसकी थिकनेस T1 है, दूसरे स्लैब की T2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसका म्यू बी, और सराउंडिंग मीडियम में क्या है, एयर, इधर भी और इधर भी एयर लेके चलते हैं। हालांकि ये डिस्कशन आप कोई भी सराउंडिंग मीडियम लेके चल सकते हैं, एक म्यू और लेना पड़ेगा और क्या दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए एयर ले रहे हैं, पर नॉट नेसेसरली कि एयर ही होगा। पर चलिए अब रे डायग्राम में बेसिक्स फॉलो करना है, कुछ नहीं, ध्यान से देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो 3 सरफेस में होगा, पहली, दूसरी, तीसरी। ये हो गई आपकी सरफेस नंबर 1, ये हो गई सरफेस नंबर 2 और ये हो गई सरफेस नंबर 3। और हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, राइट, ये तो यूज होना ही है, ये तो यूज होना है। सब तीनों सरफेस के लिए यही फॉर्मूला लगाने वाला हूं। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस यहां से मान लो x है, पहली सरफेस से। तो ठीक है, एक लाइट चली, अब यहां रिफ्रैक्शन होगा, पुराना डिस्कशन काम आएगा आपके। ये नॉर्मल हो गया, रेयर टू डेंसर, बाहर एयर है तो अंदर वाला डेंसर ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल।
अब अगर यहां से कोई देखने वाला होता, यहां से कोई देख रहा होता तो उसको लगता ये लाइट यहां से आ रही है। पीछे अगर एक्सटेंड करूं तो ऐसा लग रहा है लाइट यहां से आ रही है। I1 यानी पहली सरफेस ने ये इमेज बनाई। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, तो फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? जहां रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जहां इंसिडेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो म्यू आर की जगह ये आएगा और म्यू आई की जगह ये आएगा। तो क्या लिखेंगे? म्यू आर की जगह ये, म्यू आई की जगह ये। अपरेंट डेप्थ मुझे चाहिए, रियल डेप्थ पहली सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? एक्स। इसको सॉल्व करूंगा तो अपरेंट डेप्थ आ गई मेरी म्यू ए इंटू एक्स, यानी ये डिस्टेंस जो आया मेरा, ये क्या है? डी ए, एंड दिस इज डी ए। ये अपरेंट डेप्थ यहां से आ गई। पहला केस हो गया। अब सेकेंड सरफेस पे आते हैं। अब यहां रिफ्रैक्शन जब होगा तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि पहली जो सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये बात अभी पहले भी हुई थी। सो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस है। सेकेंड सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये। तो ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन डिस्टेंस तो आप यहां से लोगे, और ये जो लिखा हुआ है डी ए, ये तो यहां से है डिस्टेंस। तो जब सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस देखोगे तो ये और ऐड हो जाएगा T1, यानी सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा T1 प्लस डी ए। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इसको हटा देता हूँ। सराउंडिंग मीडियम में एयर है, ठीक है। तो ये डी ए है, और इसमें T1 अगर ऐड कर दूं तो सेकेंड सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया। हालांकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकेंड सरफेस के लिए, ठीक है। और सेकेंड सरफेस में क्या होगा? दूसरी बात कि अब लाइट यहां से यहां जा रही है। अब यहां पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा, ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये वाला डेंसर है कि ये वाला है। तो करना पड़ेगा, बिना उसके तो रे डायग्राम बनेगा नहीं। तो हम मान लेते हैं कि ये इसके रिलेटिव डेंसर है, यानी जो म्यू बी है वो म्यू ए से ज़्यादा है। तो फिर सेकेंड सरफेस में लाइट आपकी रेयर टू डेंसर जा रही है। अब क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये फर्दर जो है और थोड़ा नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो ये थोड़ा और नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट हुई। हालांकि रे डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस कम दिख रहा होगा आपको, पर चलिए। अब जब सेकेंड सरफेस पे लाइट पहुंची यहाँ पे, तो यहाँ से अगर कोई देख रहा होता यहाँ से, तो उसको लगता ये लाइट और पीछे से कहीं से आ रही है। तो ये और पीछे से इसको आती हुई लगती ये, यानी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया मैंने नहीं बनाया है ना, आप लोग गुस्सा हो रहे होंगे। तो चलो कोशिश करता हूँ। ये तो सेकेंड सरफेस, सॉरी थर्ड वाली जो है यहाँ पर, यहाँ से अगर कोई देखता तो उसको लगता है यहाँ से आ रहा है। ये तो हो गया रे डायग्राम अभी तक का, ठीक। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो लेट अस अप्लाई की रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस क्या होगा? ये मेरा फॉर्मूला है। तो सेकेंड सरफेस में आप देखो, ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम है और ये रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे वाला, ये रिफ्रैक्टेड रे वाला, यानी म्यू आर की जगह ये आएगा, म्यू आई की जगह ये आएगा। तो ये होगा म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल्स टू, अब सेकेंड सरफेस के लिए अपरेंट डेप्थ को डी ए डैश ले लेते हैं, और सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था हमारा? डी ए प्लस T1,
तो डी ए प्लस टी वन या तो यहाँ से डी ए डैश कितना आएगा, डी ए डैश आएगा म्यू बी इंटू डी ए प्लस टी वन इतना आएगा। इसमें डी ए की वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी दिस इज म्यू बी अपॉन म्यू ए, आई एम सॉरी, इतना है। तो इसमें डी ए की वैल्यू डाल देते हैं तो कितना आया, म्यू बी अपॉन म्यू ए, और डी ए की जगह आएगा म्यू ए इंटू एक्स प्लस टी वन। और थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू ए से म्यू ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू म्यू बी प्लस म्यू बी अपॉन म्यू ए इंटू टी वन, ये आ गया। ये आपका डी ए डैश आ गया। डायग्राम में अगर डी ए डैश दिखाऊं तो ये डी ए डैश है, यहां से यहां तक ये डी ए डैश है। थोड़ा जूम करके देखना रे डायग्राम, नहीं तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। अब बात करते हैं थर्ड सरफेस की। अब लाइट पहुंची थर्ड सरफेस पे, यहां पे मैंने नॉर्मल बनाया ये, तो अब लाइट फाइनली डेंसर टू रेयर जा रही है, क्योंकि इधर एयर है तो ये तो रेयर ही होगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा सा ये गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब यहां से अगर कोई देख रहा है हे, तो उसको लगेगा कि लाइट यहां से कहीं से आ रही है, ये देखो, तो ये बनेगी फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज की पोजीशन आ गई, जो कि थर्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद होगा। तो अब थर्ड सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस में क्या है, ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम है, वो रिफ्लेक्टेड रे वाला मीडियम है। ये देखो लाइट ये गई और वो बाहर चली गई। इंसिडेंट रे वाला मीडियम, रिफ्लेक्टेड रे वाला मीडियम, यानी म्यू आर की जगह ये आएगा, म्यू आई की जगह ये आएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन म्यू बी। अब इसके लिए अपरेंट डेप्थ फिर चाहिए, डबल डैश लिख देता हूं। अब बचा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहां से यहां तक क्या है, डी ए डैश, ये यहां से यहां तक, और थर्ड सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर थर्ड सरफेस, है ना, क्योंकि थर्ड सरफेस पे लाइट ये आ रही है तो ऐसा लग रहा है यहां से आ रही है, तो थर्ड सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो डी ए डैश है, तो थर्ड सरफेस से डिस्टेंस देखना है तो T2 और ऐड हो जाएगा, यानी यहां पर आएगा डी ए डैश प्लस T2, ये हो गया। देखिए इतना यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद कहानी बहुत आसान है, समझ गए। तो डी ए डबल डैश कितना आ रहा है, डी ए डबल डैश कितना आ रहा है, 1 अपॉन म्यू बी इंटू डी ए डैश प्लस T2, इतना आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको अगर नोट करना चाहें तो फटाफट नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसको हटा दूं, सो दैट कि बाकी की कैलकुलेशन हम कर पाए। मैं ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से आप नोट कर लीजिए। तो देखो ये डी ए डबल डैश आया आपका, डी ए डबल डैश कितना आ रहा है, 1 अपॉन म्यू बी इंटू डी ए डैश। अब बताओ डी ए डैश कितना आया था, डी ए डैश आपका आया था मैंने हटा दिया, हाँ चलो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी ए डैश आपका आया था म्यू इंटू कितना आया था,
डी ए डैश प्लस टी टू। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से इसको करके बताता हूँ आपको, है ना। तो ये देखिए आया था, मैंने फटाफट से कैलकुलेशन करके पता कर लिया कितना आया था, मैंने हटा दिया था। चलिए आपको तो पता है, तो ये कितना आया, ये था आपका डी ए डैश, इतना आया था, आप रिवाइड करके देख सकते हैं। ये आया था प्लस टी टू ए। ठीक है, सॉल्व करिए कितना आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे म्यू बी से म्यू बी कैंसिल, बचा एक्स, यहाँ भी म्यू बी से म्यू बी कैंसिल, बचा टी वन अपॉन म्यू ए, और प्लस टी टू इंटू टी टू अपॉन म्यू बी, ये आ रहा है। ये आपका डी ए डबल डैश आ रहा है, यानी ये जो इमेज बनी है थर्ड सरफेस से, इसका डिस्टेंस आ रहा है, यानी ये वाला डिस्टेंस आ रहा है आपका डी ए डबल डैश, ये डिस्टेंस आ रहा है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो देखो ये फाइनल इमेज यहां बन रही है, और इस इमेज का यहां से डिस्टेंस ये है डी ए डबल डैश, थर्ड सरफेस से इस इमेज का डिस्टेंस डी ए डबल डैश है। ठीक है, मुझे इस इमेज का डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से चाहिए, तो अब मैं थोड़ा सा और हटा रहा हूं यहां से चीजें, ताकि हमारी कैलकुलेशन, चलो यहां पे हो जाएगा आई होप। या चलिए इसको हटा देता हूं। तो अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो कि डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, यानी इसकी बात हो रही है, ये है फाइनल इमेज, ना ये इमेज बनेगी ना ये इमेज बनेगी। इमेज तो ये बनेगी जब फाइनली लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगी, तो ये इमेज बनेगी, ये दोनों नहीं बनेंगी। ये तो हमने एज्यूम किया था, या 1 बाई 1 हम जब लेके चल रहे थे तब की बात थी ये। तो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, कौन है फाइनल इमेज, आई, फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस से। पहली सरफेस से क्यों फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो एक्स आपने लिया है ये भी फर्स्ट सरफेस से ही ले रखा है। तो कितना होगा, यहां से यहां तक ये है, आपको पहली सरफेस से चाहिए डिस्टेंस ये वाला, तो इसको माइनस करना पड़ेगा T1 T2 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ए डबल डैश माइनस T1 माइनस T2, और ये है आपका डी ए डबल डैश। तो ये डिस्टेंस फाइनली आ रहा है x प्लस T1 अपॉन म्यू ए प्लस T2 अपॉन म्यू बी माइनस T1 माइनस T2, ये आ रहा है। तो पहली सरफेस से इमेज का डिस्टेंस ये है, और पहली सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, x। तो शिफ्ट कितना हुआ, फाइनली शिफ्ट कितना हुआ, तो शिफ्ट हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x माइनस दिस, तो ये आ रहा है x प्लस T1 अपॉन म्यू ए प्लस T2 अपॉन म्यू बी माइनस T1 माइनस T2। बस हो गया काम, x से x कैंसिल, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर x से x कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो मैं सीधा लिख रहा हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ए प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू बी, ये आपका फाइनल शिफ्ट आएगा। एंड लुक एट दिस फार्मूला, ये एक ग्लास स्लैब के लिए था, या एक स्लैब के लिए था, मैं फिर ग्लास स्लैब में आ गया, स्लैब, एक सिंगल स्लैब के लिए ये शिफ्ट था। अब दो स्लैब है तो शिफ्ट ये आ रहा है, तो ये इंडिविजुअली पहले स्लैब का शिफ्ट है, ये इंडिविजुअली दूसरे स्लैब का शिफ्ट है। ये तो सीखा हमने ये कि पूरा डिस्कशन अगर आपको ना भी ध्यान रहे, हालांकि रहना चाहिए, रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, और ये डिस्कशन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कहाँ पर क्या सिचुएशन आ जाएगी आप नहीं जानते। इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल, हालांकि आपके न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला सीधा यूज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं इसको हटा के फिर थोड़ा सा और डिस्कस इसको करता हूँ। तो देखो, अगर मल्टीपल स्लैब है ना, ये जैसे मल्टीपल स्लैब है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो सीधा आपका ये फार्मूला यूज हो जाएगा। हालांकि ये फार्मूला हमने तब किया था जब सराउंडिंग मीडियम एयर है, तब ये किया था, और अगर इन जनरल बात करें तो ये है, ठीक है।
तो अगर मैं यही इसी की बात करूं, सराउंडिंग मीडियम एयर है और मल्टीपल स्लैब है, तो आप एक एक करके शिफ्ट फाइंड कीजिए। जैसे इस स्लैब से शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्लैब कितना होगा, T1 इंटू 1 माइनस 1/μA। इसी तरह से सेकेंड स्लैब से कितना शिफ्ट होगा, T2 इंटू 1 माइनस 1/μP। तो टोटल शिफ्ट कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, S1 प्लस S2 यानी T1 इंटू 1 माइनस 1/μA प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1/μB। तीसरा है तो तीसरा भी, चौथा है तो चौथा भी, सीधा सीधा ऐड करते जाइए। तो न्यूमेरिकल्स में तो यही यूज होना है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो देखो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड मिरर, जिसको आप थिक मिरर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। थिक मिरर बेसिकली स्लैब और मिरर का कॉम्बिनेशन को कहते हैं आप। ठीक है, तो ये स्लैब है जिसकी एक साइड पे आप कहो कि मिरर चिपका दिया, या इसकी एक साइड को आपने मिरर बना दिया, एक ही बात है। तो पहले अब इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक मेथड थोड़ा लंबा मेथड है, एक थोड़ा छोटा मेथड है। एंड ओबियसली मैं लंबा वाला पहले बताऊंगा, छोटा वाला बाद में बताऊंगा। आप कहेंगे सर छोटा वाला पहले बता दो, कहाँ लंबे के चक्कर में पड़ेंगे। देखो, किसी भी अच्छी चीज की वैल्यू किसी बुरी चीज की वजह से होती है, ये ध्यान रखना लाइफ में हमेशा। कोई अच्छा तब होता है, चाहे वो कोई चीज हो या इंसान हो, जब कोई बुरा होता है। बुरे से कंपेयर करके अच्छे की वैल्यू बढ़ती है, राइट। तो पहले मैं लंबा वाला मेथड बता दूं, फिर छोटा वाला बताऊंगा, ताकि छोटे वाले की वैल्यू या इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए। लेकिन लंबा वाला मेथड इसलिए कि उसमें आपको रे डायग्राम समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो कैसा रहा है। ऐसा नहीं है कि लंबे वाले मेथड की कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि एग्जाम में आप छोटे मेथड से, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम इज़ द मनी, वहाँ पे तो टाइम की वैल्यू है, तो छोटे मेथड से ही आप ओबियसली करेंगे। लेकिन रे डायग्राम समझेंगे तो बाकी न्यूमेरिकल्स में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसा ना समझें कि इस मेथड में कुछ सीखने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं x ले लेता हूँ सरफेस से, पहली सरफेस से। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है और सराउंडिंग मीडियम में 1 मान के चल रहा हूँ, एयर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला ये हमारा लगेगा यहाँ पे फिर से। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये लाइट गई नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक्स फॉलो कर रहा हूँ। रेयर टू डेंसर जा रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि पहली सरफेस ने इमेज कहाँ बनाई। अभी आप मिरर को भूल जाओ, तो हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। ये फॉर्मूला है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये म्यू आर, सॉरी ये म्यू आई, ये म्यू आर। इंसिडेंट रे वाला मीडियम म्यू आई, रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम म्यू आर। तो क्या आएगा, म्यू अपॉन 1 अपर एंड डेप्थ, और रियल डेप्थ कितनी है x। तो यहां से सॉल्व करूं तो अपर एंड डेप्थ क्या आ रही है, म्यू x। ठीक, और ये इमेज बनेगी कहां, इस लाइट को पीछे एक्सटेंड करें तो ये इमेज यहां बन रही है I1। ये बनाई फर्स्ट सरफेस ने इमेज, और ये डिस्टेंस कितना है, म्यू x, इतना है। ठीक है, अब जब ये लाइट मिरर पे आएगी तो मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा। सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मिरर आपने लगा रखा है, तो रिफ्लेक्शन होगा। तो अब मिरर ने, अब मिरर के लिए नॉर्मल बनाओ तो ये नॉर्मल मिरर के लिए बनेगा, ये नॉर्मल हो गया, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये इसने रिफ्लेक्ट किया लाइट को, इसको पीछे एक्सटेंड करूं, ठीक है, ये मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया, ये इमेज बन रही है। ये किसकी इमेज है, इसकी इमेज मिरर बना रहा है।
तो मैं इसको I1 डैश कह देता हूँ, क्योंकि देखो मिरर पे जब लाइट पहुंची तो ऐसे पहुंची, तो मिरर के हिसाब से तो लाइट यहाँ से आ रही है, तो मिरर के लिए तो ऑब्जेक्ट ये है, ये नहीं। और मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट सरफेस से इसका डिस्टेंस है म्यू एक्स, तो मिरर से डिस्टेंस हो जाएगा म्यू एक्स प्लस टी, इतना टी और म्यू एक्स ये, तो मिरर से इसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, म्यू एक्स प्लस टी, इतना हो जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आई? तो पहली सरफेस ने रिफ्लेक्ट किया, तो पहली सरफेस ने ये इमेज बनाई, तो पहली सरफेस से इस इमेज का डिस्टेंस कितना है, म्यू एक्स। जब ये लाइट मिरर पे पहुंची तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। मैं लिख देता हूं कि दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। तो फिर अगर मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मुझे चाहिए तो यहां से यहां तक t और फिर इससे आगे म्यू एक्स, तो म्यू एक्स प्लस टी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, तो उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। प्लेन मिरर आप जानते हैं जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनाता है, तो ये इमेज बन गई म्यू एक्स प्लस टी पे। अब जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे पहुंची तो इस सरफेस से, यानी फिर से फर्स्ट सरफेस ही है लेकिन यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, लाइट फिर रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं फिर ये फॉर्मूला लगाता हूं, तो इस बार रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन लिख देता हूं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो गई है। लेकिन अब कहानी बदल गई, अब क्या देखो, ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आपकी इधर जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम और ये रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम, तो म्यू आर की जगह आएगा 1, म्यू आई की जगह आएगा म्यू, अपरेंट डेप्थ मुझे फिर से चाहिए और रियल डेप्थ कितनी है। अब रियल डेप्थ कितनी है, यानी अब देखो इस सरफेस के लिए जब लाइट यहां से आ रही है तो इस सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। नाउ दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट सरफेस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट सरफेस। लेकिन ये ध्यान रखना, जब लाइट एंटर कर रही थी तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट था, ये रियल था। लेकिन जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस यहां आई तो अब इसी फर्स्ट सरफेस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस कितना है, म्यू एक्स प्लस टी। तो फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिरर से तो डिस्टेंस है म्यू एक्स प्लस टी, मुझे फर्स्ट सरफेस से चाहिए तो ये डिस्टेंस फिर ऐड हो जाएगी, यानी दिस प्लस थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये ध्यान रखिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा म्यू एक्स प्लस 2t, इतना होगा। टी के साथ ये टी और ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब पहली सरफेस से आप इसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये तो है ही, प्लस टी और आएगा। तो अब अपरेंट डेप्थ कितनी आ रही है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो अपरेंट डेप्थ आ रही है म्यू एक्स अपॉन म्यू, यानी एक्स 2t अपॉन म्यू, इतना है। और इसको आप पीछे एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता हूं, ये इसको आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां कहीं आ रही है आपकी फाइनल इमेज। देखने वाले को, अगर देखने वाले की ये आई की पोजीशन है, उसको लगेगा यहां से आ रही है लाइट। फाइनली पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां रिफ्लेक्शन हुआ, ये सब होने के बाद देखने वाले को लगेगा लाइट यहां से आ रही है। तो सवाल है कि इस इमेज का डिस्टेंस कितना है, कहां से, फर्स्ट सरफेस से। तो फर्स्ट सरफेस से ये डिस्टेंस इतना आ रहा है, इतना x प्लस 2t अपॉन म्यू, इतना आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है फर्स्ट सरफेस से, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस से ये डिस्टेंस आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो फर्स्ट सरफेस से इमेज का डिस्टेंस ये है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x ये है, तो इसमें x और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2t/μ प्लस x, यानी ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x प्लस t/μ, ये आ गया आपको। हालांकि पहली सरफेस से इमेज का डिस्टेंस ये आ ही गया था। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस पूछें कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, तो x ये था और पहली सरफेस से इमेज का डिस्टेंस आपका ये आया था, तो इस डिस्टेंस में x और ऐड हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा। ये है पहला मेथड, जिसमें हमने 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया। मेथड थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन हमें ये समझ में आया कि हो क्या रहा है, ये तो समझ में आया, ये बाकी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब इसका एक छोटा मेथड देखते हैं कि वो कैसे करना है। तो इसी क्वेश्चन को आप सिंपल रियल डेप्थ, अपर एंड डेप्थ का कंसेप्ट लेके कर सकते हैं। बस इतना करना है कि इस बार आप इस मिरर को ही ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ये ऑब्जेक्ट की बात बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं स्लैब और मिरर। ठीक है, तो आप इस मिरर को ऑब्जेक्ट मानिए। हमने पढ़ा था ना कि अगर ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, यहाँ पर एक फिश है, ऊपर से बर्ड देख रही है, तो फिश कहाँ दिखेगी, तो फिश यहाँ दिख रही थी, ये याद आ रहा है। तो यही कंसेप्ट यहाँ, तो फिश की जगह मिरर मान लो, इस ऑब्जेक्ट को भूल जाओगे। यहाँ से अगर कोई मिरर को देखेगा, ठीक है, तो मिरर उसको यहाँ नहीं थोड़ा इधर दिखेगा। तो हम देखते हैं कि मिरर की पोजीशन कितना शिफ्ट हुई, फॉर्मूला फिर वही लगने वाला है। तो मिरर यहाँ है, लाइट यहाँ से चलती हुई आई पे आएगी, यानी ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम और ये रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे, तो लाइट यहाँ से यहाँ जब आएगी तो ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम है, ये रिफ्रैक्टेड वाला है। और रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी मिरर की, t, इस सरफेस से, क्योंकि देखने वाला यहाँ है, तो रियल डेप्थ कितनी होगी, t, और ये मिरर है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो म्यू आर की जगह आएगा 1, म्यू आई की जगह आएगा म्यू, अपर एंड डेप्थ मुझे चाहिए और रियल डेप्थ कितनी है, टी। तो मिरर की अपर एंड डेप्थ हो गई t/μ, यानी देखने वाला जब मिरर को देखेगा यहाँ से, तो उसको मिरर यहाँ नहीं, यहाँ कहीं दिखेगा ये, और यहाँ से इसकी अपर एंड डेप्थ जो होगी वो हो जाएगी t/μ। ये ध्यान रखिए। बस अब हम वापस आ जाते हैं। अब ये सिचुएशन है, अब मिरर यहाँ नहीं यहाँ है, और ये डिस्टेंस कितना है, इतना, और ऑब्जेक्ट ये है। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस t/μ। तो अब तो कहानी बहुत आसान है। तो मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनाता है, यानी जब इसकी इमेज बनेगी यहाँ कहीं, तो इस इमेज का डिस्टेंस मिरर से इतना ही होगा, x प्लस t/μ होगा। तो ये इमेज, सो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, पिछले केस में ये रिजल्ट आया था, आपको याद है। तो अब यहाँ भी अगर मैं देखूँ, तो ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस ये और मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी ये, तो दोनों डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, इतनी हो जाएंगी। तो ये रिजल्ट आपका सीधा सीधा आ गया। तो ओबियसली इसी मेथड को प्रेफरेंस आप देंगे न्यूमेरिकल्स में, टाइम बचाएगा आपका। पिछला मेथड में रे डायग्राम समझ में आया था कि फाइनली कैसे रे एंटर करेगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर बाहर आएगी, वो चीज़ समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए पॉज करके। तो देखिए क्वेश्चन लेके चलते। तो ये एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसकी एक सरफेस आपने मिरर बना रखी है। ठीक है, तो दिस इज द मिरर। अब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप कह रहे हैं इमेज का डिस्टेंस बताओ।
आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से बताना है? फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी बात हो रही है, एंड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस, ये बताना है आपको कि जो फाइनल इमेज बनेगी फर्स्ट सरफेस से क्या डिस्टेंस होगा उसका और सेकंड सरफेस से क्या डिस्टेंस होगा। तो अभी हमने जो पढ़ा उसी को यूज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये मिरर कितना शिफ्ट होगा, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? म्यू आर अपॉन म्यू आई इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी आर। मिरर की बात हो रही है, अभी इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, मिरर एज एन ऑब्जेक्ट बात हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट यानी कि जो मिरर है कितनी डिस्टेंस पे है? 6, यानी इसकी रियल डेप्थ 6 है। और जब मिरर से लाइट बाहर की तरफ आएगी तो ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम, ये रिफ्लेक्टेड रे वाला मीडियम, तो ये हो जाएगा 1/1.5 अपरेंट डेप्थ आपको चाहिए और रियल डेप्थ कितनी है? 6। ये अभी किया था एक काम पहले, तो यहाँ से जो अपरेंट डेप्थ आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी। यानी इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर की पोजीशन यहाँ कहीं हो गई, तो ये रियल डेप्थ है, ये अपरेंट डेप्थ है। कितनी आई अपरेंट डेप्थ? 4 सेंटीमीटर। तो अब इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर। 28 + 4। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 32 है तो जो इमेज ये बनाएगा इस ऑब्जेक्ट की वो भी कितनी डिस्टेंस में बनाएगा? 32 सेंटीमीटर पे ही बनाएगा। ये मिरर की नई लोकेशन, नई लोकेशन मतलब लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से मिरर यहाँ नहीं यहाँ लगेगा, ठीक है। तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी 32 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो 32 है। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस बताओ, यानी ये डिस्टेंस इमेज का फर्स्ट सरफेस से, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 32 और ये कितना है? 4, तो ये डिस्टेंस हो गया 36 सेंटीमीटर। सेकेंड सरफेस से ये सेकेंड सरफेस है, राइट। अगर ये 4 है ये 6 है तो ये कितना होगा? 2। तो यहाँ से यहाँ तक 32 है, ये कितना है? 2। तो यहाँ से सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आंसर आ गया आपका, देखिए फटाफट, आसान है, कर सकते हैं। और देखते हैं, आप नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, थिकनेस कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक ये मिरर है। इस बार आप देखिए कि मिरर ग्लास स्लैब के साथ कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा गैप है, और यहाँ भी एयर है, ठीक है। इधर भी एयर है, बीच में भी एयर है, फिर मिरर है। और मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि स्लैब की थिकनेस कितनी है? 20, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। अब आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ कि अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है, यहाँ से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, तो उसको इमेज कहाँ दिखेगी ये बताओ आप, ये बताना है। कौन सी इमेज? जो मिरर बना रहा है वो इमेज, उसको कहाँ दिखेगी ये आपको बताना है। मिरर जो इमेज बना रहा है वो, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा, पहले ये समझ लो। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि ग्लास स्लैब से शिफ्ट का फॉर्मूला आपका आया था थिकनेस इनटू 1 - 1/μ, और ये केस, ये शिफ्ट का फॉर्मूला तब आया था जब स्लैब डेंसर है और सराउंडिंग रेयरर और एयर है। रेयरर है सराउंडिंग मीडियम और एयर अगर है तो इतना आ रहा था, ये ध्यान रखिएगा। अब जब लाइट यहाँ से चलेगी, ठीक है, मिरर पे पहुंचेगी, तो एक बार तो शिफ्ट होगा जब लाइट इधर जा रही है, और एक बार शिफ्ट होगा जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। 2 बार शिफ्ट होगा। मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कोई देखता, कहाँ से? जहाँ मिरर है, वहाँ से अगर इस ऑब्जेक्ट को कोई देखता तो शिफ्ट होता, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखता, थोड़ा शिफ्ट हो जाता देखने वाले को। मैं बिल्कुल ऑब्जर्वर की आई वहाँ रख रहा हूँ जहाँ मिरर है। तो अगर इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट होगी तो मिरर के लिए भी होगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि कितना शिफ्ट हुआ। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ।
थिकनेस कितनी है स्लैब की 20 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, ठीक है। तो ये आएगा 20/3 सेंटीमीटर, इतना हुआ शिफ्ट, और इसको हम x या s ही मान लेते हैं चलो। और हमें मालूम है जब बाहर रेयरर और स्लैब डेंसर होता है तो जो शिफ्ट होता है वो टुवर्ड द स्लैब होता है, यानी ये पोजीशन इसकी इधर को शिफ्ट हो जाएगी। एक शिफ्ट तो ये हुआ ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, ठीक। तो अब मिरर से इसका डिस्टेंस कितना रह गया 40 - s, कितना रह गया। तो जो इमेज मिरर बनाएगा वो इमेज भी इतनी ही डिस्टेंस पे बनाएगा 40 - s, ठीक है, इतना बनाएगा। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी मिरर से तो वापस आते समय इस स्लैब के लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है तो इस स्लैब के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं, शायद पूरे फ्रेम में नहीं आ रहा है। तो ये जो इमेज मिरर ने बनाई, ये इमेज स्लैब के लिए फिर से ऑब्जेक्ट हो जाएगा जब लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही होगी। अच्छा, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो फिर शिफ्ट होगा, और इस बार भी लाइट देखो एयर से ग्लास पे यानी रेयर टू डेंसर आ रही है, तो इस बार जो शिफ्ट होगा फिर टुवर्ड्स द स्लैब होगा, और इतना ही होगा, इतना ही होगा, क्योंकि यहाँ भी एयर से स्लैब में जा रही थी, यहाँ भी एयर से स्लैब में आ रही है, तो शिफ्ट तो उतना ही होगा। तो अगर इतना शिफ्ट इधर हुआ था तो इतना ही शिफ्ट इधर फिर से हो जाएगा, ये देखो होगा, देख लीजिए। तो एक बार शिफ्ट इधर हुआ और एक बार शिफ्ट इधर हुआ, ठीक है। तो टोटल शिफ्ट कितना हो गया, टोटल शिफ्ट हो गया 2s, s इधर से और s उधर से। तो ऑब्जर्वर के लिए इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये होगा 40 - 2s, 40 - 2s। देखो s इधर कम हुआ और s इधर से कम हुआ, ठीक है। तो s कितना था आपका 20/3, 20/3, ये आपको देगा 80/3 सेंटीमीटर, ये देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। तो देखिए एक क्वेश्चन ये और है, ये स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है फ्रॉम द मिरर, मिरर से बताना है डिस्टेंस, ठीक है। कि एक वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इटसेल्फ, यानी जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन जाए, ये पूछा है। बीच में ग्लास स्लैब है। अब यहां पे कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई लाइट रे, जैसे अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से चलने वाली लाइट रेज अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस आ जाती हैं, और उसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रे चलेंगी मिरर की तरफ, तो जब मिरर पे पहुंचेंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इनके लिए कितना होगा 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0। स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल जब आप बनाते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बना हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, यानी ये नॉर्मल का डायरेक्शन है ये। तो अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है 0, यानी लाइट जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस भी आ जाएगी। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब ग्लास स्लैब बीच में नहीं होता तो आंसर सीधा सीधा था 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ अगर 20 है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 40 सेंटीमीटर, जो कि 2f के इक्वल होता है। तो
तो सीधा सीधा आंसर होता साहब 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज यहीं बन जाएगी वापस, क्योंकि यहाँ से लाइट चले जाती तो उसी पाथ से वापस आती, यहीं पे इमेज बन जाती। लेकिन बीच में आ गया ग्लास स्लैब, अब ये गड़बड़ करेगा, तो गड़बड़ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि ग्लास स्लैब की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट कितना हुई। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, ये कौन सा केस है, लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है और जो रेयरर मीडियम है वो एयर है, तो ये फॉर्मूला है। तो ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है 3, 1 माइनस 1/μ कितना है 1.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1.5, ये आएगा 1 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये शिफ्ट हो गई, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को मिरर से x डिस्टेंस पे रखा था ये, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया x माइनस 1 फॉर द मिरर, मिरर के लिए x माइनस 1 हो गया। जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन है वो वहां से मिरर का डिस्टेंस कितना है x, लेकिन ग्लास स्लैब ने शिफ्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन हो गई ग्लास स्लैब से शिफ्टिंग की वजह से। तो अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया x माइनस 1, यानी ये जो डिस्टेंस है ये इसकी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल होना चाहिए, और फोकल लेंथ कितनी है 20, तो 20 इंटू 2 40 प्लस 1, यानी x कितना होना चाहिए 41 सेंटीमीटर। तो जब आप 41 पे रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट स्लैब की वजह से होगा, तो जो लाइट रेज यहाँ से चलने वाली थी वो अपीयर होगा, यहाँ से आ रही है, राइट। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए 41 सेंटीमीटर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। आई होप आज का डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। पिछले वीडियोस नहीं देख पाए तो उनको भी देख लीजिएगा। बार बार मैं आपसे ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। पिछला कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो नया कंसेप्ट समझने में दिक्कत आएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, और हर बात बार बार रिपीट तो होगी नहीं। फार्मूला जो पिछले बार हम डिस्कस कर चुके हैं वो तो सीधा यूज़ होगा, वो फार्मूला कैसे आया, क्या कंसेप्ट है, पिछला कंसेप्ट, वो थोड़ी डिस्कस होगा बार बार, ठीक है। तो पूरा देखिए तसल्ली से, आराम से, जब भी टाइम मिलता है, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिए और सारे वीडियोस देखिए। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, देखते हैं उसमें आपके लिए सरप्राइज होगा क्या नेक्स्ट टॉपिक में लेके आने वाला हूँ। ओबियसली इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ होगा, राइट। सो दिस इज, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, राइट। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप करने लगे तो उसमें कुछ जाना नहीं है आपका। आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, मे बी उनके लिए भी हेल्पफुल होगा वीडियो। एनीवे, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।